Dear students, in last lecture we studied about the mineral nutrition. You know very well for the growth and development, different type of nutrients required for the plant, which we get from the soil. Today's topic, the mechanism of mineral nutrition. The mechanism of mineral nutrition. You know very well the mechanism of mineral nutrition divided into two parts. First, passive mineral nutrition and second, active mineral nutrition. These minerals are absorbed by the plant from the soil along with water. First theory is the passive mineral absorption. तो फर्स्ट है पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन कि पैसिव किस तरह से होती है. पैसिव वो होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, रूट्स जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है. फर्स्ट है मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो हाइपोथेसिस. इस थ्योरी के अनुसार जो जाइलम होता है, जाइलम में वाटर पाया जाता है और ये वाटर एक मास की तरह से काम करता है. जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसमें एक फोर्स उत्पन्न होता है. उस फोर्स के कारण जाइलम से वाटर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है. तो जाइलम से वाटर किसकी ओर चढ़ा? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, transpiration is responsible for the mineral nutrition. Due to transpiration, a specific force produced in the plant due to water absorbed from the xylem. Second है ion exchange theory. You know very well two type of mechanism found in the plant. First है osmosis and second diffusion. Due to process of osmosis and diffusion, ion exchange in the soil and groundwater. हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप के आयंस जो होते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. ये आयंस जो हैं ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रूट एयर के अंदर एंटर करते हैं. कहाँ से? सॉइल से रूट एयर के अंदर एंटर करते हैं. पर किसके कारण करते हैं? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के कारण करते हैं. नेक्स्ट थ्योरी आपने पढ़ी है कि इक्विलिब्रियम थ्योरी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय डॉनन, सो इट आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी. इस थ्योरी के हिसाब से ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो आयंस होते हैं उसमें एक बैलेंस बना रहता है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. यदि ये बैलेंस नहीं बने तो इसको ठीक करने के लिए आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं. जैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के इधर की तरफ दो तो है नेगेटिव आयन और वन है पॉजिटिव आयन. यदि इसमें देखें तो इसमें 3 है पॉजिटिव आयन. अब इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए यदि एक Na+ इधर चल जाए और एक Cl- इधर आ जाए तो अब इसमें पॉजिटिव आयंस कितने हो गए? 2. और इसमें भी पॉजिटिव आयन कितने हो गए? 2. नेगेटिव आयन कितने? इसमें 1. इसमें भी क्या है? नेगेटिव आयन 1. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डॉनन, सो इट इज आल्सो नोन एज डॉनन इक्विलिब्रियम. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, in the left side of cell membrane and right side of cell membrane, ion will be in equilibrium. If they does not in equilibrium, then ion exchange occur. जैसे कि इसमें एक
सोडियम आयन तो इधर चले गया और इससे क्लोराइड आयन इधर आ गया। अब इसमें एक बैलेंस हो गया। तो इस बैलेंस को करने के लिए आयन जो है एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम के लिए बढ़िया है और सभी इसको मानते हैं, तो वेल नोन थ्योरी कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो ये कह रही है, पहले आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि ये एक थ्योरी है, ये कहती है कि आयंस को अंदर ले जाने के लिए किसी कैरियर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट हमें घर छोड़ करके वापस नए पैसेंजर्स को लेने के लिए आ जाता है। तो सेम इसने कहा है कि Na+ यानी पॉजिटिव आयन के लिए कैरियर होता है X-, इसीलिए Y+ जो किसके लिए कैरियर है Cl- यानी नेगेटिव आयन के लिए कैरियर्स होते हैं। ये Na+ पॉजिटिव आयन्स हैं। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, इसमें जो कैरियर पाया जाता है वो उससे रिएक्ट करके NaX का फॉर्मेशन कर देता है। जो NaX होता है अनस्टेबल होता है और soon it is divided into Na+ and X-। Na+ जो होता है ये सेल साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, और जबकि X- जो होता है, जैसे कैरियर हमें छोड़ के वापस आ जाता है ना, इसी तरह से X- जो होता है ये नए Na+ आयन को लेने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह से जो Y+ होता है वह Cl- के लिए कैरियर होता है। जब Cl- सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है तो इसमें उपस्थित Y+ कैरियर इससे रिएक्शन करके Cl- का फॉर्मेशन करता है। ये Cl- अनस्टेबल होता है और टूट करके Y+ और Cl- आयन में टूट जाता है। यहाँ Cl- तो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जबकि Y+ कैरियर जो होता है फिर नए Cl- को लेने के लिए काम में आ जाता है। तो it is very important theory. According to this theory, carrier ions are found in the cells. X- carrier ion found for the Na+ ions and Y+ found from the Cl- ion. When Na+ ion contact with the cell membrane, it reacts with the X- ions and convert into NaX complex. After some time, it dissociates into X- and Na+, X+ and Na+. Here, Na+ enter into the cytoplasm of the cell and X- free to react next Na+ ions. Y+ is the carrier of Cl- ion. When Cl- contact with the cell membrane, then it makes a complex Cl-Y. It is soon dissociated into Y+ and Cl-. Here Cl- entered into the cytoplasm and Y+ again free for to react next chloride ions. जैसे एक ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें एक स्थान से बैठाता है और दूसरे स्थान पे छोड़ देता है, यानी अपने घर पे छोड़ देता है, तो क्या वो आपके घर पे खड़ा रहता है क्या? दूसरी सवारी नहीं लेता? बोले दूसरी सवारी लेता है, तो उसके लिए वो आपके घर से वापस चला जाता है और दूसरी सवारी ले आता है। ठीक इसी तरह से ये कैरियर है, ये कैरियर Na+ को अपने साथ में अंदर ले गया। अब ये एक Na+ को तो अंदर ले गया, पर इसको और भी तो चाहिए, इसके लिए ये Na+ को यहाँ छोड़ करके दूसरे आयंस को लेने के लिए चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वर्मीक्यूलाइट्स। वर्मीक्यूलाइट्स 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 क्या है? एक मिनरल है और ये मिनरल 200 फ़ारेनहाइट पर एक्टिव होता है
और ये कैसा होता है, न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव होता है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है उसमें सॉइल के एब्सेंस के अंदर, वाटर के अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। वाटर में सारे मिनरल्स डाल दिए जाते हैं, साथ में वर्मिक्यूलाइट्स भी डाल दिया जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाती है। ये वर्मिक्यूलाइट्स एक प्रकार का मिनरल है जो -200 फ़ारेनहाइट पर एक्टिव होता है और एक्टिव होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, इससे रूट डेवलपमेंट जल्दी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो होती है वह बढ़ जाती है, वीड साइट और पेस्टिसाइड की तरह से ये काम करता है। अब एक चीज होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कैसे होगी, आप तो कहेंगे भाई प्लांट तो पानी में ही है ऑलरेडी क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स है, तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कैसे होगी। जैसे हमारे पास में 10 रोटियां हैं, अब हमें उनमें से खाना खाना है, लेकिन हम किसी कारणवश उस खाने को खा ही नहीं पा रहे, है तो बहुत ज़्यादा पर खा ही नहीं रहे। इसी तरह से प्लांट्स के पास वाटर बहुत है लेकिन वो एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पा रहे उसको। अगर ये वर्मिक्यूलाइट्स है तो वाटर जो है आसानी से एब्जॉर्ब होगा। तो वर्मिक्यूलाइट्स इज ए मिनरल which activate in 200 degree Fahrenheit. It is a nutritive substance which involved to give nutrition in the culture medium. In the process of hydroponics, we grow the plant without soil in the water, and we add all the nutrients which are required for the plant. After some time we add vermiculites, and vermiculite responsible for the healthy growth of plant. It is function the development of root, development of plant. It increase the capacity of water absorption. It works like a weed site, etc. So vermiculites is a very important topic. Dear students, I will send you the notes of this topic along with lecture, so study carefully. In next lecture we study about what is the nitrogen fixation, what is the mechanism of nitrogen fixation, and what is the importance of nitrogen fixation. Thank you.